Hello everyone, welcome you all to Study Funda. I'm Vishali and this is your second topic in the Daily Answer Writing Initiative. Today's topic is India's looming water crisis. So, why this topic? Because each and every other day we are reading news about the rising water crisis problem. So that's how this topic becomes important. अभी 2 दिन से न्यूज़ आ रही है that Delhi is facing water crisis problem. तो इसलिए ये broader topic है. So we are going to take it. So let's start our discussion on this topic. स्टार्ट करते हैं कि एक गुड एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए क्या चाहिए. अगर हमें ऐसे में सपोज 20 मार्क्स का और हमें 11 चाहिए या 11 से 12 चाहिए, तो उसके लिए आपके ऐसे को मतलब इतना कंटेंट होना चाहिए, इतना डाटा होना चाहिए कि आपका ऐसे इतने मार्क्स फेच कर सके. एग्जामिनर आपको दे तो वो एग्जामिनर खुश हो आपके ऐसे को पढ़ के. सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉर्मेट. ऐसे राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है वो पैराग्राफ में होता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करी थी जब टेस्ट सीरीज़ ली थी, अभी भी चल रही है, तो उसमें फ़्लो चार्ट में कुछ स्टूडेंट्स भेज रहे हैं, कुछ पॉइंट फॉर्मेट में भेज रहे हैं. ये जो फॉर्मेट है ना, प्लीज़ अवॉइड दिस. ये ऐसे का फॉर्मेट नहीं है. आपको पैराग्राफ में लिखना है, वो ऐसे का फॉर्मेट है. इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप करेक्ट फॉर्मेट फॉलो करो. आधे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, वो फ्लो चार्ट में और पॉइंट फॉर्मेट में लिख के भेजते हैं. सो प्लीज़ लुक फॉर दिस मिस्टेक. और सेकेंडली कुछ स्टूडेंट्स ने डायग्राम वगैरह बनाने की मतलब क्वेरी आई थी कि डायग्राम बना सकते हैं क्या. ठीक है, इट्स योर चॉइस. इंटरनल सिक्योरिटी का अगर कोई क्वेश्चन है उसमें आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, बट लुक फॉर योर टाइम. इफ़ यू हैव दैट मच टाइम आपके पास है कि आप बना सकते हो डायग्राम विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, तो आप बनाओ. अगर नहीं बना सकते हो तो सीधा अपनी इन्फॉर्मेशन लिखो, अंडरलाइन करो एंड कंटेंट दो अपना एंड मूव टू नेक्स्ट एसे. सेकेंड इज़ टाइम लिमिट. आपको एसे, आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट तीनों ही चीज़ आपको अप्रॉक्स 1 आवर 45 मिनट्स में कंप्लीट करनी चाहिए सेफ साइड के लिए, ताकि जो बचे हुए टाइम में उसमें आप ग्रामर का पोर्शन करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो और अपना प्रेसी करो. अच्छा, ये 1 आवर 45 मिनट्स दिस इज़ द मैक्सिमम टाइम लिमिट. अगर हम एक ऐसे की बात करें तो आपका एक ऐसे मैक्सिमम 15 मिनट, दिस इज़ एट मोस्ट मैक्सिमम. ठीक है, 4 ऐसे में से अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो और आप बहुत सीरियस स्टूडेंट हो जो जनवरी से प्रिपेयर कर रहा है, तो हो सकता है आपकी चांस अच्छे रहे, आपका फ्लो बना हुआ होगा. तो जब आप डेली मतलब डेली नहीं तो ऑल्टरनेटिवली प्रैक्टिस कर रहे हो किसी टॉपिक को लिखने की, आपके पास कंटेंट है, आपके पास नॉलेज होगी, तो 4 में से कोई 3 ऐसे तो ऐसे होंगे या 2 ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे. एक ऐसे हो सकता है बाई चांस आपको नहीं आता हो, तो आप उसमें आप अपना टाइम 20 मिनट ले सकते हो. बट आप मेक श्योर दैट जो अदर 2 ऐसे जो आप लिख रहे हो, बाकी 2 या 3 ऐसे जो आप लिख रहे हो, उसमें फिर आप टाइम थोड़ा अपना कम लो. बाकी थर्ड पॉइंट इज़ कंटेंट. बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि मैम हमारे कंटेंट कैसे इम्प्रूव करें. कंटेंट इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको न्यूज़पेपर डेली करना है. इसके अलावा कोई शॉर्टकट्स नहीं है न्यूज़पेपर के अलावा. और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. आप कैसा भी लिख रहे हो, आप पेपर 1 पे तो फोकस कर देते हो, बट अल्टीमेटली ये भूल जाते हो कि पेपर 2 इज़ ऑल्सो क्वालिफाइंग. पेपर 2 इज़ समथिंग जो आपको इंटरव्यू में अच्छे रैंक लाने में हेल्प करेगा. बाई चांस इंटरव्यू में थोड़ी कुछ गड़बड़ होती है तो पेपर 2 के मार्क्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगे. तो ट्राई टू स्कोर गुड इन बोथ दी पेपर. मतलब ऐसा मत करो कि पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर कर दिया, आप पेपर 2 को बहुत लाइटली ले लिया. पेपर 2 में 60-70 की रेंज में लाने की कोशिश मत करो. स्कोर को अपना 90+ बनाओ, तब जाके कुछ होगा. अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना है तो न्यूज़पेपर से पढ़ के पहले कोई भी टॉपिक है, ब्रॉडर टॉपिक्स है, उनके ऊपर थोड़ा अपना नोट्स राइटिंग प्रिपेयर करो. ज़्यादा नहीं, 1 से 2 पेज में प्रिपेयर कर लो. जैसे मैंने क्लास ले रखी है वो ब्रॉडर टॉपिक के ऊपर है, तो उसमें छोटे छोटे सारे टॉपिक्स दे रखे हैं कि जैसे एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स क्या है, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन क्या है, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है फार्मर्स के लिए वो क्या है, फार्मर सुसाइड के बारे में. तो अब छोटे छोटे पॉइंट्स 1 लाइनर में जो आपको याद रहे, आपके दिमाग में एकदम आप क्लिक हो सके उस टाइम पे एग्ज़ाम में, ये आप प्रिपेयर करो. और 1-2 डाटा रिलेटेड कोई कोट हो, अगर हर टॉपिक से रिलेटेड 1 या 2 कोट आप याद कर लो, ताकि आप ऐसे कि वो स्टार्टिंग में लिखो या एंड में लिखो, जैसे भी आपका मन हो, तो वो आपको एग्जामिनर को अट्रैक्ट करे आपकी कॉपी की तरफ और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने में हेल्प करेगा. ऐसे ही फैक्ट्स डालने हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी आपको लगता है. हर इन्फॉर्मेशन के बाद जो भी आप एग्जाम्पल मतलब दोगे वो करेक्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी कहीं का भी उठा के कोई भी फैक्ट डाल दिया, नहीं. तो कोई डाटा ऐसा होना चाहिए जो बहुत पॉपुलर डाटा हो या किसी पॉपुलर इंस्टीट्यूट का हो, ऐसा कोई डाटा या रिपोर्ट होनी चाहिए.
फोर्थ इज क्रिटिसिज्म. ओके, जब आप गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म करते हो तो मेक श्योर कि आप गवर्नमेंट में ही काम करने जा रहे हो. तो आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना है, प्लीज़ अवॉइड दैट. आपको बहुत कम क्रिटिसिज्म करनी है. यू हैव टू बैलेंस योर क्रिटिसिज्म. बैलेंस क्रिटिसिज्म देनी है, जिसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है. बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाके बोलना है. जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स है उसे बैलेंस करके लिखना है और इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है. फिफ्थ इज़ अवॉइड राइटिंग एनी नेम्स ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टीज़ और एनी पॉलिटिशियन. ये तो ऑब्वियस है. कोई भी ऐसी नोन पर्सनालिटी जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है फ़िलहाल के टाइम पे एंड उसका एग्जांपल देने के लिए थोड़ा अवॉइड करो. किसी पॉलिटिकल पार्टी का आप कोई भी मतलब कुछ भी ऐसा मत लिखो जिससे आपकी जो आइडियोलॉजी है, जो टिल्ट है, वो किस पार्टी की तरफ है वो पता चले एग्ज़ाम में. वो चीज़ अवॉइड करो. एंड लास्ट इज़ अवॉइड राइटिंग इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस. कभी कभार सॉल्यूशन लिख देते हैं, वो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको इनोवेटिव सॉल्यूशन लिखने हैं तो आप कुछ भी लिख दोगे. आपको इनोवेटिव सॉल्यूशन लिखने हैं तो आप ऐसे सॉल्यूशन लिखो जो प्रैक्टिकल हो और हम इम्प्लीमेंट कर सके गवर्नमेंट उसे. एंड ऑब्वियसली अननेसेसरी डाटा. एक क्वेश्चन आया सपोज एजुकेशन के ऊपर, उस एजुकेशन वाले क्वेश्चन में इश्यूज़ पूछे गए हैं. तो इश्यूज़ में आपने हायर एजुकेशन की क्वालिटी पे अगर कोई पॉइंट लिखा है तो ये नहीं कि उस क्वालिटी को लेके आपने 3-4 पॉइंट लिख दिए, 3-4 डाटा दे दिया. नहीं, सिर्फ एक डाटा दो और वो सफिशेंट होना चाहिए. इस तरीके से तो अननेसेसरी डाटा बिल्ड करके अपने कंटेंट में ऐड करके आप जो 300 वर्ड्स का आपका जो लिमिट है वो ब्रीच कर दोगे. और लेट मी टेल यू 300 वर्ड्स बहुत इजीली ब्रीच हो जाते हैं. अभी भले ही आपको लग रहा हो कि यार पेपर में तो कुछ आ नहीं रहा है, हाउ एम मी और शी गोइंग टू अटेम्प्ट दिस, लेकिन जब आप लिखते जाओगे ना तब यू विल रियलाइज़ कि आपके पास कंटेंट इतना सारा है दैट यू हैव टू ब्रीच दिस 300 लिमिट. तो आपकी जो लिमिट है वो मैक्सिमम 320 या 330 तक होनी चाहिए. 300 से ज़्यादा इतनी ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए कि वो 350 प्लस पहुंच जाए. उससे एग्जामिनर पे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं. हाँ, वर्ड लिमिट के वो मार्क्स काट सकता है, बट ओनली थिंग इज़ दैट आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो अपने टाइम को कंज्यूम मतलब एक्स्ट्रा कंज्यूम किसी भी कहीं भी जगह पे नहीं करवाना है. ओके, सो नेक्स्ट इज़ हाउ टू प्रिपेयर. ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि पेपर 2 के लिए कैसे प्रिपेयर करें. वीडियोस देख के अगर आप कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड, वरना मेक श्योर कि आप अपने पेपर 1 की तैयारी में, चाहे आप CAPF के लिए कभी से भी तैयारी कर रहे हो 1 साल से या अभी 6 महीने से बैठे हो, न्यूज़पेपर रीडिंग को असेंशियल पार्ट बना लो. ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं कि CAPF में न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं होती है. नहीं, न्यूज़पेपर आपको कंटेंट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करता है. इनफैक्ट आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव करता है. जब आप न्यूज़पेपर में पूरा न्यूज़पेपर ऐसे बहुत ध्यान से नहीं पढ़ना. यू हैव टू सिलेक्टिवली रीड दोज टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो आपको लग रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे माइट कम. आपको उन्हें एडिटोरियल को पढ़ना है और 1 घंटे से ज़्यादा आई डोंट थिंक कि न्यूज़पेपर पे देना चाहिए. उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. और न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है. कुछ जैसे आजकल ज्ञानवा भाई मॉक के बारे में चल रहा है, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में आप पढ़ सकते हो. ये आपको कहीं पेपर 1 में भी हेल्प कर जाएगा और पेपर 2 में भी. कंटेंट आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएगा. कोई एग्रीकल्चर के ऊपर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको छोटा मोटा कंटेंट न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से मिलेगा, क्योंकि एडिटोरियल लिखे इस तरीके से गए होते हैं कि वो पैराग्राफ फॉर्मेट में होते हैं. वो ऐसे राइटिंग की फील देते हैं. आपको उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन पता चलेगा कि अच्छा पैराग्राफ चेंज करते वक्त कैसे हमें सेंटेंस चेंज करना है अपना, किस तरीके से हमें सेंटेंस फ्रेम करना है, किस तरीके से हमें जो अपना डाटा है वो कब कहाँ कैसे ऐड करना है, वो आपको न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से पता चलेगा. सो प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर एडिटोरियल. इफ़ नॉट टिल नाउ तो ठीक है, जो अभी एग्ज़ाम देने ही वाले हैं एटलीस्ट वो तो एग्ज़ाम के बाद दोबारा स्टार्ट कर ही लेना, क्योंकि वो हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए बहुत. लास्ट इज सेकेंड इज़ प्रिपेयर ब्रॉडर टॉपिक्स पे नोट्स. ये मैंने आपको बता दिया है, ब्रॉडर टॉपिक्स पे नोट्स बहुत ज़रूरी है. जो भी आपके ब्रॉडर टॉपिक्स हैं, एग्रीकल्चर हो गया, इंटरनेट सिक्योरिटी हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, एजुकेशन, वॉट एवर इट इज़, हेल्थ वगैरह, उन पे आपके नोट्स हैंडी होने चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में जब जा रहे हो उससे पहले आपने रिवाइज़ करा पेपर 2 और 3 मतलब पेपर 2 के नोट्स, और 2-3 मिनट में आपका पॉइंट्स क्लिक होते गए, आप लिखते गए. तो इस तरीके से आपको करना है ताकि आपके पास सिर्फ एक पॉइंट में नोट्स हो. बाकी सेंटेंस फ्रेमिंग आपको ऐसे में कैसे करनी है वो आप खुद जाके वहाँ पे करो, बट आपके पास एक डाटा या कंटेंट होना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड. एंड लास्ट इज़ प्रैक्टिस ऐसे राइटिंग. ओके, तो इसका
कोई भी शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है। सॉरी, अगर आप पेपर 2 अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आंसर राइटिंग। ठीक है, वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक आप कर सकते हो ऐसे राइटिंग, बट इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप डेली करोगे, मतलब ऑल्टरनेट डेज करोगे या वंस अ वीक करोगे, तो एग्ज़ाम तक आपके पास इतना सारा कंटेंट हो जाएगा, इतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी दैट वंस यू एंटर इनटू एग्जाम एंड यू सी अ पर्टिकुलर टॉपिक, यू आर इजीली गोइंग टू अटेम्प्ट इट। आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ ऐसा नया पड़ा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। आज का टॉपिक था एवरी ड्रॉप काउंट्स, इंडियाज वाटर क्राइसिस। सी, सबसे पहले तो हम इसमें ऐसे राइटिंग अटेम्प्ट कैसे करनी चाहिए वैसे देखते हैं। ये टॉपिक इंडिया के वाटर क्राइसिस के बारे में है, तो हमें इसमें क्या क्या लिखना चाहिए। हमें इसमें प्रेजेंट सिचुएशन लिखनी चाहिए। क्या है भाई, टॉपिक का मेजर पार्ट है वाटर क्राइसिस, तो हमें वाटर क्राइसिस को जस्टिफाई करना है। मतलब इस कंटेक्स्ट में है कि हाँ वाटर क्राइसिस हो रही है, हमें वो उसका डाटा देना है कि कैसे कैसे हो रहा है, वो आपको बताना है। फिर रीज़न देने हैं एंड लास्ट में सॉल्यूशन, या जिसे हम बोलते हैं कंक्लूजन। बहुत टाइम ऐसा होता है जब इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है। आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि इंट्रोडक्शन में डू नॉट स्टार्ट विद द डेफिनेशन। इफ़ यू आर स्टार्टिंग विद डेफिनेशन, सपोज साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक है या डिजिटल इकोनॉमी का टॉपिक है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो डेफिनेशन से, देन इट गिव्स अ वेरी चाइल्डिश लुक टू योर एसे। सो प्लीज़ अवॉइड दैट कि आप स्टार्ट कर रहे हो डेफिनेशन से। सो फॉर दैट मैटर, मैंने यहाँ पे इंडियाज़ वाटर क्राइसिस है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करा है वाटर क्राइसिस से, क्योंकि आपने सुना होगा यू हैव टू बीट अराउंड द बुशेस एंड देन हमें सेंटर टॉपिक पे आना है, वही हमने करा है। हमने सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताया, हमारा टारगेट बताया विच इज़ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। उसके बाद हमने सेकेंड लाइन में अपना वाटर एज अ कॉम्पोनेंट मतलब इंट्रोड्यूस करा है। प्रमोटिंग एंड डिसएम्बार्किंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इज पैरामाउंट इन इंडियाज ट्रांजिशन टुवर्ड्स $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। उसके बाद मैंने वाटर एज अ कॉम्पोनेंट इंट्रोड्यूस करा है कि वाटर इज़ वंस अ रिसोर्स इन दिस एंडेवर। उसके बाद हमने कंटेक्स्ट दिया है कि इंडिया चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और मतलब ऑन द 3 साइड, येट इट फेसेस एन इम्पेंडिंग वाटर क्राइसिस थ्रेट। अब इंट्रोडक्शन की 3rd लाइन में जाके हमने अपना वाटर क्राइसिस स्टार्ट करा है। सो इस तरीके से आपको करना है। आप डायरेक्टली यहाँ इंट्रोडक्शन से ही वाटर क्राइसिस के बारे में स्टार्ट कर दोगे, वो बहुत ही लेमैन सा एटीट्यूड हो जाएगा। आप समझ रहे हो, डायरेक्टली आपको जो आपका टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो स्टार्ट नहीं करना है वाटर क्राइसिस से। आपको हमने अपना सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ बताया। कुछ लोगों ने इनफैक्ट अगर कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन चाहिए तो ठीक है, आप इसकी जगह सिविलाइजेशन से स्टार्ट कर सकते हो कि वर्ल्ड सिविलाइजेशन हैज़ बीन ऑन ड्विंगलिंग बिकॉज इन द पास्ट बिकॉज ऑफ द वाटर क्राइसिस। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का रीज़न आप दे सकते हो, और बाकी बहुत सारी सिविलाइजेशन का रीज़न दे सकते हो कि बहुत सारी सिविलाइजेशन लॉस्ट हो गई थी वाटर क्राइसिस की वजह से। तो ये एक ट्रेडिशनल वे हो गया आपकी इंट्रोडक्शन को, मतलब आपके ऐसे को स्टार्ट करने का। तो आप कोई भी अप्रोच ले सकते हो। हमने यहाँ पे मतलब इकॉनमी वाले से लिंक करके स्टार्ट करा है। इट्स अप टू यू आपको क्या लेना है, या फिर थोड़ा फिलोसफिकल टर्म्स में ले सकते हो। जैसे यहाँ पे हम कोट लिख के भी स्टार्ट कर सकते थे, दैट 3rd वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट ऑन दी वाटर। तो आप ये इससे भी स्टार्ट कर सकते हो। अब हमने 3rd लाइन में अपना वाटर क्राइसिस का थ्रेट इंट्रोड्यूस करा है, वो भी बहुत स्मार्टली करा है, ये बता के कि तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, फिर भी इंडिया इज़ फेसिंग वाटर क्राइसिस थ्रेट। उसके बाद हमने लिखा है फर्स्ट सिचुएशन। अब जो हमारे वाटर क्राइसिस की फर्स्ट सिचुएशन है ना, मैंने कहा ना आपको प्रेजेंट सिचुएशन बतानी है, हमने फर्स्ट सिचुएशन इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन में ही एक्सप्लेन कर दी है। राइजिंग वाटर क्राइसिस विल कॉस्ट इंडिया डियरली, और हमने नीति आयोग की रिपोर्ट डाल दी है। जब आप नीति आयोग की रिपोर्ट डालोगे तो मेक श्योर आपको वो याद होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप रिपोर्ट डाल रहे हो और आपको रिपोर्ट आधी अधूरी सी याद है या कुछ आपने गलत डाल दिया है, वो नहीं होगा। जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है ना, वो आप याद करके रखो। जैसे वाटर क्राइसिस के ऊपर नीति आयोग की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके 2-3 पॉइंट बेटर होगा अगर आप याद ही कर लो तो हमने नीति आयोग की रिपोर्ट डाली है इस कंटेक्स्ट में, दैट इंडिया विल लूज 6% ऑफ इट्स GDP बाई 2050 ड्यू टू वाटर क्राइसिस। तो ये हमारी पहली क्राइसिस की सिचुएशन होगी। हमने अपना सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ से स्टार्ट करा, टारगेट दिया, वाटर को इंट्रोड्यूस करा इस एंडेवर में, अपना वाटर क्राइसिस बताया, उसके बाद अपनी पहली क्राइसिस की सिचुएशन बता दी, दैट इट इज़ वाटर क्राइसिस विल गोइंग टू कॉस्ट इंडिया डियरली, और फिर लास्ट में नीति आयोग की रिपोर्ट दे दी कि नीति आयोग की रिपोर्ट ने भी इसको सब्सटैंशिएट करा है।
इस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि जब भी आप कोई कंटेंट लिख रहे हो या कोई भी आंसर में कोई लाइन लिख रहे हो तो आपको उसे सफाइज करना है, सपोर्ट करने के लिए आपको कोई एग्जांपल देना पड़ेगा या फिर कोई डाटा आपके पास हो या कोई मतलब कुछ भी फैक्ट आपके पास हो। मेरा ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हुआ और यहीं पे मैंने अपनी रिपोर्ट ऐड कर दी ताकि मेरी जो हमने स्टेटमेंट लिखी है उसे सपोर्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। फिर हम सेकंड पैराग्राफ में आए हैं, यहाँ से हमारी मेन बॉडी स्टार्ट होती है। डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करा है इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी, ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट स्टार्ट हुई है। फिर यहाँ पे नीति आयोग की रिपोर्ट कि 600 मिलियन पीपल फेसेस हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस, ये बताया हमने। इसके अलावा जो हमने ये भी नीति आयोग की रिपोर्ट है, दैट रिपोर्ट सेज दैट नियरली 40% ऑफ द पॉपुलेशन विल हैव एब्सोल्युटली नो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर बाय 2030। ये हमारा पूरा सेकंड क्राइसिस की सिचुएशन होगी। इतना डिटेल करने के बाद हमने ये बताया कि रीज़न बताया, हमने यहाँ लिखा था ना कि हमें रीज़न भी एक्सप्लेन करना है, तो हमने यहाँ रीज़न बताया। रीज़न फॉर दिस इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 80% ऑफ इरिगेशन रिक्वायरमेंट को फॉर्म करता है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिसोर्स का डिप्लीशन हो रहा है। और ये जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इतना बढ़ रहा है उसका क्या रीज़न है, हमने वो भी दिया है। वो है फ्री पावर एंड इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर बाय फार्मर्स हैज एडेड टू दिस इशू। तो देखो हमने जो भी पॉइंट लिखा, हमने वाटर स्कैरसिटी का पॉइंट लिखा है तो नीति आयोग की रिपोर्ट डाली है दैट पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन, हमने ये लिखा है। तो उसके बाद हमने 40% वाला वो डाला है। उसके बाद हमने रीज़न दिया है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का भी हमने एग्जांपल दे दिया कि 80% फॉर्म करता है इरिगेशन रिक्वायरमेंट में। और लास्ट में हमने इसका भी रीज़न दे दिया है दैट फ्री पावर जो मिलती है फार्मर्स को, उसकी वजह से क्या होता है, वो फील्ड्स को फ्लडेड करके छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हम वाटर क्राइसिस मतलब फेस कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। उसके बाद एक चीज़ ये भी है, आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये है कि जब हम अटेम्प्ट करते हैं ना वाटर क्राइसिस का क्वेश्चन, इसको तो हम अलग तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट अगर देखें तो हमारे वाटर क्राइसिस की हम वाटर स्ट्रेस जो होता है उसे किसको बोला जाता है, दैट इज़ 1700 बिलियन क्यूबिक मीटर पर पर्सन की जो अवेलेबिलिटी होती है उसको बोला जाता है। पर पर्सन अवेलेबिलिटी को वाटर स्ट्रेस कंडीशन में काउंट किया जाता है। इससे कम है इंडिया में, ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी इससे कम है। उसके बाद जब हम कोशिश करते हैं वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हम सिचुएशन बताते हैं। तो सिचुएशन में हम ऑब्वियसली नीति आयोग की रिपोर्ट है या तो वो याद रखें या फिर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट्स है या फिर वो याद रखें। उसके बाद रीज़न आएंगे हमारे पास। तो रीज़न में हम सबसे इम्पॉर्टेंट लिखते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, फिर राइजिंग चेंजिंग क्लाइमेट, जिसकी वजह से मॉनसून साइकिल जो इंडिया की है वो डिस्टर्ब हो रही है। मॉनसून साइकिल डिस्टर्ब होने से इंडिया के एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ता है और वाटर लेवल पे भी। अगर मॉनसून डिले होता है तो काफ़ी क्रॉप्स ख़राब हो जाती है हमारी, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कुछ हद तक मॉनसून पे डिपेंड है। उसके बाद थर्ड है पॉलिसी इशू। पॉलिसी इशू से मेरा मतलब ये है कि जो इंडिया की जो पॉलिसी है ना वो इस तरीके से बनाई गई है कि जो हमारा ओनर है किसी घर का या कहीं भी किसी लैंड का, उसके पास राइट होता है दैट ही और शी कैन एक्सट्रैक्ट अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर वॉट एवर ही वॉन्ट्स। तो इस वजह से दिक्कत आती है। सेकेंड इज़ कि जो हमारी अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, अनसस्टेनेबल एग्री प्रैक्टिसेस। वाटर स्ट्रेस रीजन में जो हम वाटर इंटेंसिव क्रॉप का कल्टीवेशन कर रहे हैं, दैट इज़ अ प्रॉब्लम इन इटसेल्फ। हम शुगर केन, जैसे शुगर केन का एग्जांपल लेते हैं, जो वाटर स्ट्रेस्ड एरिया है वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब का, वहाँ पे वाटर टेबल नीचे इसलिए जाती जा रही है क्योंकि शुगर केन इज़ अ वेरी वाटर इंटेंसिव क्रॉप और मानसून वहाँ तक रीच, आपको पता होगा, बहुत कम है मानसून की रीच वहाँ तक। तो इरिगेशन टेक्निक पे डिपेंड करते हैं, जिस वजह से जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो नीचे जा रही है। तो हमें ये अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो रही है। एंड लास्टली इन लैक ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि
हमारे पास रिवर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए टेक्निक अवेलेबल है, पर कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन आप देखो बड़े स्तर पे उसको नहीं मिलेगा। जो ट्रेडिशनल स्टोरेज स्पेसेस है वो ख़त्म होती जा रही है। लेक्स है, जो सिटीज़ के बीच में लेक्स है, पॉन्ड है, उसमें इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज हो रहा है, तो इस वजह से वो पॉल्यूट होती जा रही है। तो ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी कोई भी वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ये मैंने ब्रॉड व्यू में बताया, आगे हम डिस्कस करेंगे इसे। और लास्ट में सॉल्यूशन हम लास्ट में कोई भी चीज़ हो इनसे रिलेटेड वो सॉल्यूशन आपको देना होता है, सॉल्यूशन या कंक्लूजन, जो भी आप जिस तरीके से देना चाहें। बैक टू अवर ऐसे। अब ओके, थर्ड पैराग्राफ में हमने बताया है जो फ्रेश वाटर डेफिशिएंट इंडिया फेस कर रहा है सिचुएशन, उसके बारे में बताया है। सी, इंडिया इज़ फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ फ्रेश वाटर डेफिशिएंसी। इंडिया के पास 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, बट सिर्फ वर्ल्ड का 4% ही फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है। तो ऑब्वियसली दिस इज़ गोइंग टू कॉज अ फ्रेश वाटर डेफिशिएंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने इसका रीज़न दिया है, इंडिया की वाटर नीड्स मानसून पे डिपेंडेंट है, और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से मानसून साइकिल में चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से वाटर क्राइसिस होते जा रहे हैं। तो ये हमारा थर्ड क्राइसिस की सिचुएशन हो गई। हमने इसका रीज़न भी साथ ही दे दिया, हमने फैक्ट बताया वाटर फ्रेश वाटर डेफिशिएंट है, और जो थर्ड रीज़न था वो हमने साथ में ही डाल दिया कि मानसून की वजह से, हम मानसून पे डिपेंड है, मानसून क्लाइमेट चेंज की वजह से डिस्टर्ब होता जा रहा है, तो दिस इज़ द रीज़न फॉर वाटर क्राइसिस। फिर हमने एक पॉइंट लिखा है लास्ट में, राइजिंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन इज़ पुटिंग प्रेशर ऑन वाटर डिमांड। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, जैसे अर्बनाइजेशन आएगी, अब देखना प्रेशर इतना बढ़ जाएगा जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर, कि वो एक टाइम बाद रिप्लेनिशमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। दैट्स व्हाट वी हैव रिटन, राइजिंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन इज पुटिंग प्रेशर ऑन वाटर डिमांड। और सिटीज़ ये फुलफिल नहीं कर पा रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट में यही भी मेंशन था, मेरे पास वर्ड्स की कंस्ट्रेंट था इसलिए मैंने वो रिपोर्ट नहीं लिखी यहाँ पे। रिपोर्ट थी नीति आयोग की दैट मेजॉरिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी विल फेस वाटर क्राइसिस सिचुएशन और वाटर स्कैरसिटी बाय 2020 एंड वी आर फेसिंग इट। जैसे चेन्नई में 2020 में या 2019 में आई गेस, जो MNC कंपनी थी उन्होंने वर्क फ्रॉम होम अलाउ करा था कुछ महीने के लिए, क्योंकि अपने ऑफिस को सस्टेन करने के लिए उनके पास वाटर नहीं था, वाटर अवेलेबिलिटी नहीं थी इतनी। अब हमने लास्ट पॉइंट लिखा है अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस से मेरा मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है वाटर की उसमें इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज हो रहा है, सैंड एक्सट्रैक्शन रिवर्स में से बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है वो पॉल्यूट होती जा रही है। एग्जाम्पल हमारे पास ये रिपोर्ट थी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की, जिसने बताया था कि देयर इज़ अ हाई प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक, यूरेनियम एंड फ्लोराइड इन ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन होगा तो बेसिकली वो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, और यूट्रोफिकेशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पॉल्यूशन में। तो वाटर पॉल्यूशन, लास्टली हमने वाटर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम दी है वाटर क्राइसिस में, और उसको सब्सटैंशिएट करा है रिपोर्ट दे के सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की। जितने भी हमने क्राइसिस दिए हैं, आप ये देखो, जितने भी हमने क्राइसिस मेंशन करे हैं उन सब के साथ हमने रिपोर्ट दी है, और उन सब के साथ ही हमने रीज़न मेंशन करा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप साथ में जैसे ही कोई पॉइंट लिख रहे हो उसको आप सब्सटैंशिएट कर रहे हो किसी एग्जाम्पल के थ्रू या किसी रिपोर्ट के थ्रू, किसी डाटा के थ्रू, बट आपको सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा ताकि आपके कंटेंट को सपोर्ट मिले कि आपने जो लिखा है हाँ वो सही है। लास्ट में हमने इसमें अप्रोच डाली है कि अप्रोच क्या होनी चाहिए गवर्नमेंट की। तो अप्रोच ये है कि अप्रोच में बेसिकली आप सॉल्यूशन डालोगे। ये हमारा कंक्लूजन वाला पैराग्राफ है, और कंक्लूजन में मत सोचना कि फिलोसफिकल बातें करके एंड करना है या कुछ नहीं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है वाटर क्राइसिस का। तो कंक्लूजन मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को एडवाइस करा है कि आप जब कंक्लूजन में आपको कुछ नहीं मिलता है ना, जस्ट पुट सम सॉल्यूशन इनटू इट। कुछ गवर्नमेंट के स्टेप्स लिख दो, कुछ अपना इनोवेटिव सॉल्यूशंस लिख दो। दैट्स हाउ यू कंक्लूड योर आंसर। जो भी आपका एसे वगैरह है, दैट्स हाउ यू कंक्लूड इट। तो इस तरीके से आपको कंक्लूड करना है। इसको भी हम इस तरीके से करेंगे। तेलंगाना का काकटिया प्रोजेक्ट है विच एम्स एट रेजुनेशन ऑफ वाटर टैंक्स, और एक गवर्नमेंट की स्कीम है जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान के अंदर 5 कोर कंपोनेंट्स है, वो हॉलिस्टिक अप्रोच के लिए है, वाटर क्राइसिस से डील करने के लिए। दैट्स अ हॉलिस्टिक अप्रोच। तो ये हमने गवर्नमेंट लेवल पे बताया है। बाकी सॉल्यूशन ये हमने 2 गवर्नमेंट की अप्रोच बता दी, बाकी
और क्या सॉल्यूशन लेनी चाहिए। तो बोलते हैं ना एक्स्ट्रा सॉल्यूशन दैट यू कैन टेक, वो हम अपनी तरफ से जो एडवाइस देंगे। अपनी तरफ से एडवाइस का मतलब ये नहीं कि आप अपने मन से दे रहे हो, किसी रिपोर्ट में आ जाए आप वहाँ से दे सकते हो। गवर्नमेंट ने किसी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम ये स्कीम बाद में लॉन्च करेंगे, तो आपको वहाँ से एग्जाम्पल मिल गया। ये सब चीज़ें आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे तो उससे आपको आती रहेगी कि ओके रिसेंटली ये सजेशन दी गई थी किसी कमेटी के थ्रू, या कि रिकमेंडेशंस देती है कमेटी उसके थ्रू, या किसी रिपोर्ट में आया था नीति आयोग की, इस तरीके से। तो ये सबसे पहला है कि डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए ताकि वाटर पॉल्यूशन को रोक सके। सबसे पहला तो ये है। सेकंड इज़ मैंडेटरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑफिशियल बिल्डिंग। ये किसी कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि एटलीस्ट ऑफिशियल बिल्डिंग में हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेटरी कर सकते हैं। और जो बिग MNCs वगैरह होती है उनमें जो उनके पास रिसोर्सेज होती है तो हम उनको कर सकते हैं। और गवर्नमेंट अपने लेवल पे पहले तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टार्ट करे, बाद में इंडिविजुअल्स को बोलेंगे। तो ये एक चीज़ थी। एंड थर्ड पॉइंट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या आएगा? अवॉइडिंग वाटर इंटेंसिव क्रॉप इन वाटर स्ट्रेस्ड रीजन। Second is use of drip techniques such as drip irrigation. See, drip irrigation is a very effective technique. Cost effective, it's bit costly at present, but अगर वैसे बात करी जाए यूटिलाइजेशन के टाइम में तो इट्स वेरी एफिशिएंट, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमने पूरा वाटर क्राइसिस को डिफाइन कर दिया। लास्ट में हम अपना कंक्लूजन जो देंगे वो 1 लाइनर का देंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस रेजिंग अवेयरनेस, ये तो आप कहीं भी डाल सकते हो। जैसे मेंटल हेल्थ का इशू आया आप ये वहाँ डाल सकते हो। कुछ भी इशू आता है जैसे फूड सिक्योरिटी का इशू आया, न्यूट्रिशियस फूड का, तो आप ये वहाँ डाल सकते हो। रेजिंग अवेयरनेस एंड बिहेवियरल चेंज, इन्वायरमेंट का आया तो आप ये दोनों टॉपिक वहाँ डाल दो। कुछ तो सोल्यूशन ऐसे है कि आप किसी भी ऐसे में डाल सकते हो। जैसे इंटरनेट सिक्योरिटी का आया, सोशल मीडिया का आया, तो आप ये डाल सकते हो दैट रेजिंग अवेयरनेस एंड बिहेवियरल चेंज। ये मैंने यहाँ डाला इज द नीड ऑफ आवर टू टैकल लूमिंग वाटर क्राइसिस। Last point is day 0 for catastrophe is not a century but just a decade away. So we need to act now to avoid the crisis. 330 वर्ड्स में लिख के अपना पूरा ऐसे कंप्लीट कर दिया है विद कंक्लूजन, इनफ डाटा, इनफ ऑफ सोर्सेज, सब कुछ है इसमें। इसके अलावा हमें इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर हमारे वर्ड्स मतलब एक्सपैंड हो जाएंगे। तो दैट्स हाउ यू शुड अटेम्प्ट योर एसे। जिसने भी अब ऐसे अटैम्प्ट करा है वो मॉडल आंसर से अपना चेक कर लेना, ये ग्रुप में अपलोड हो जाएगा। एंड कोई डाउट हो टॉपिक से रिलेटेड या कुछ भी हो तो आप प्लीज़ पुट अप योर डाउट इन योर कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, सो दिस इज़ न्यू एडिशन MCQ ऑफ द डे। क्योंकि वाटर का टॉपिक था तो वाटर से रिलेटेड MCQ कुछ पुट अप करे गए है। इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन योर पेपर 1 ऑल्सो। व्हेन वाज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड? इट वाज सेलिब्रेटेड रिसेंटली। सो इसका इन सब के आंसर प्लीज़ राइट डाउन इन योर कमेंट सेक्शन। प्लीज़ बी ऑनेस्ट विद योर प्रिपरेशन, डोंट गूगल सर्च इट। और अगर आपको नहीं आता है तो जस्ट स्किप 1 और 2 क्वेश्चंस। 5 में से जितने भी आंसर आते हैं उतने के मतलब आप कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करके लिख दो प्लीज़, बट डोंट डू गूगल सर्चेस। ये आपकी ऑनेस्टी बताएगा अपनी प्रिपरेशन के साथ। व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस ईयर? नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ करेक्ट। ये मैंने कुछ स्कीम्स डाली है और लास्ट में उनके एम थे, जैसे स्टेट ने उसे लॉन्च करा है तो आपको ये बताना है कि वो किसने करा है, उनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है या नहीं है। एंड ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए बिकॉज लक्ष्मीकांत तो सभी पढ़ रहे हैं, तो ये पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, वाटर के टॉपिक से रिलेटेड है बट है पॉलिटी का ही, तो ये आपको आना चाहिए। एंड लास्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अच्छा, बहुत स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है मैम SDG को यूज़ कर सकते हैं क्या? हाँ, मैंने डे 0 कैटास्ट्रॉफी को यूज़ करा है, डे 0 फॉर कैटास्ट्रॉफी। आप चाहो तो इसमें कंक्लूजन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी यूज़ करके अपना कंक्लूड कर सकते हो आंसर। इट्स अप टू यू कि आपको कैसे कंक्लूड करना है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर आप देखो तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी है, हंगर से रिलेटेड भी है, एजुकेशन से रिलेटेड भी है, जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड भी है। ऑलमोस्ट जितने भी ब्रॉड टॉपिक है सब से रिलेटेड सब SDG गोल्स है, तो आप उनको मेंशन कर सकते हो। जब मेंशन करके अंडरलाइन करोगे तो वो अलग से आपको एग्जामिनर को पता चलेगा कि ओके इसको SDG की भी नॉलेज है, सो इट्स गुड फॉर यू, तो आप यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।